बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद नवीद टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाउसवाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा कि एक हाउसवाइफ अपनी इनकम टैक्स किस तरीके से फाइल करे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे आपने एफबीआर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने आईआरआईएस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आईआरआईएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फर्स्ट लिंक को, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो सेकंड लिंक को ओपन कर लें। इसके बाद आपने लॉगिन की डिटेल पे जाना है। यहाँ आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख लेना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, अपना एनटीएन नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें क्योंकि हम एक हाउसवाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न करने जा रहे हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, या अगर कुछ हुआ तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने डिक्लेरेशन में जाना है और यहाँ से आपने नॉर्मल टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म चूज करना है। क्योंकि हम हाउसवाइफ की करने जा रहे हैं तो नॉर्मल टैक्स वाला रिटर्न फॉर्म चूज करने के बाद हम टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे कि हम किस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। 2021 का लिखने के बाद आपने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपके पास जो फर्स्ट डिटेल आएगी वो आएगी सैलरी की, क्योंकि हाउसवाइफ की कोई सैलरी तो होती नहीं है, इसलिए जो हम उनकी पेमेंट शो कराएंगे यहाँ पे कि उनको पेमेंट कहाँ से आ रही है या सैलरी में क्या शो कराना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ जो है उसकी जो हम पेमेंट शो कराएंगे वो हम ज़ीरो शो कराएंगे, क्योंकि उसको जो इनकम आ रही है उसका हस्बैंड दे रहा है या उसका भाई दे रहा है या उसके वालिद साहब दे रहे हैं। तो इसलिए जो पेमेंट है इसके अंदर हमने फर्स्ट कॉलम में पे वेजेस वाले में हमने ज़ीरो इनकम लिखनी है। तो ज़ीरो लिखने के बाद आपने एक बार कैलकुलेट कर लेना है ताकि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए। क्योंकि हाउसवाइफ की कोई सैलरी तो होती नहीं है, इसलिए ज़ीरो लिखना लाजमी है। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो आपकी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में रिसिप्ट्स और डिटेक्शन है। रिसिप्ट और डिटेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो ये शो कराता है कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव की है जिसका आपने रेंट लिया है, या आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे आपका कोई मकान है या आपकी कोई शॉप है या आपकी कोई बिल्डिंग है वो रेंट आउट की हुई है, तो उसकी जितनी साल में पेमेंट आती है वो आपने लिखनी है। लिखने के बाद आपने उसको साथ ही कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आपने बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी है कि अगर इसके मुताबिक आपकी कोई और पेमेंट है या कोई और डिटेक्शन है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करने के बाद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2,02,000 पेमेंट लिखी है मैंने, जिसका मकसद ये है कि जो ऊपर के 2,000 हैं उनके ऊपर एफबीआर की तरफ से 0.5% टैक्स बनता है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। बिजनेस अगर आपका है तो आप दिखा दें, वैसे हाउसवाइफ का होता तो नहीं है। इसलिए नेक्स्ट कैपिटल एसेट्स, इनको आप देख सकते हैं, जैसे कैपिटल एसेट गेन हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन कम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अदर सोर्सेज में जाएं। यहाँ पे रिसिप्ट्स और डिटेक्शन में अगर आपके पास, हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं या आपको कहीं से कोई बोनस आ रहा है पूरे साल के अंदर, तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दरमियान आपको जितना भी बोनस मिला है आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना है ताकि ये सेव होता रहे। लेट्स सपोज आपको 50,000 मिला है तो आप यहाँ पे 50,000 लिख दें।
और उसको यहाँ पे सेव कर दें। दूसरा, अगर आपके सेविंग अकाउंट हैं और उनके उनके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपने यहाँ पे लिखना है पूरे साल का। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो पीरियड 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दरमियान मिलेगा, वो आपने लिखना है। अच्छा, उसको लिखना आपने कहा है कि फर्स्ट जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि जो आपकी पेमेंट होती है जिसके ऊपर प्रॉफिट एंड डेट होता है, वो पेमेंट फ्री टैक्स होती है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ऑलरेडी ब्रोकर उनमें से टैक्स डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आपने उसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मिड वाले खाने में लिखना है और साथ ही आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह 50,000 जो हैं आपके प्रॉफिट हुए हैं, जो बोनस से हुए हैं, और बाकी जो 40,000 आपको मिला है, वो आपको मिला है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। तो इस तरह ये आपके जो है अदर सोर्सेज इनकम होगी। तो यहाँ पे आपने और भी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपके रिलेटेड है तो आप फाइल कर दें, अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो आप छोड़ दें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर में। फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर में फॉरेन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखने, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि आपने उसको कैसे शो कराना है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में अगर पूरे साल में आपने एग्रीकल्चर की लैंड पे कोई पेमेंट रिसीव की है, कोई आपने रेंट रिसीव किया है, तो वो सारे का सारा रेंट आपने यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के अंदर, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स आते हैं। आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, अगर चाहें तो वन बाय वन आप चेक करके देख सकते हैं कि आपके रिलेटेड कोई है तो नहीं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है वो है एडजस्टेबल टैक्सेस का। एडजस्टेबल टैक्सेस में क्या है कि अगर आपने कोई टैक्स पे किए हैं और आप उनको रिफंड कराना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से रिफंड करा सकते हैं और किस तरीके से आप उसको शो करा सकते हैं कि आपने कौन कौन से टैक्स पे किए हैं। एडजस्टेबल टैक्स में क्लिक करने के बाद आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने अगर कोई टैक्स पे किए हैं इस लिस्ट के मुताबिक, तो उनको आप ऐड कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि आप जो भी टैक्स यहाँ पे फाइल कर रहे हो, आपके पास पूरे का पूरा डेटा होना चाहिए। लेट सपोज आपने कोई पेमेंट बैंक से निकाली है और कैश विद ड्रा के ऊपर आपने कोई टैक्स पे किए हैं, तो यहाँ पे आपने उस अकाउंट का नंबर लिखना है, बैंक की डिटेल देनी है और आपने इसको ओके कर लेना है। तो आपका ये टैब जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपने वो पेमेंट लिखनी है जो टैक्स आपका कटा है। लेकिन एक बात याद रखें कि वो टैक्स अमाउंट जो है आपने बैंक से लेनी है, तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बैंक से रिसीव कर लें या फिर आप ऑनलाइन सिस्टम से भी रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से डाउन जाएं, यहाँ पे आप देखें अगर आपने कोई व्हीकल ट्रांसफ़र की है अपने नाम, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो प्लस साइन पे जाके आपने व्हीकल का नंबर लिखना है और उसके बाद कंटेंट्स में आके आपने उसकी डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद ओके करना है, तो ये कॉलम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें पूरे साल में जितना आपने टैक्स पे किया है, उस टैक्स की अमाउंट आपने इसके अंदर लिख देनी है कि आपने जो गाड़ी परचेज की थी या आपने जो गाड़ी सेल की थी, उसके ऊपर आपने इतना टैक्स पे किया है। इसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से टैक्स पे किए हैं। प्राइवेट व्हीकल हो गई, या टेलीफोन के बिल हो गए, या सेल फोन के बिल हो गए। टेलीफोन और सेल फोन के जितने भी बिल के ऊपर टैक्स बनते हैं, वो आप टेलीफोन कंपनी से ले सकते हैं और उसकी डिटेल आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। जिस नंबर पे आपको टैक्स पड़ा है उसका आपने नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने डिटेल देनी है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने वो टैक्स अमाउंट लिख देनी है जो आपने अपने टेलीफोन के नंबर के ऊपर पे की है। एक बात याद रखिए कि साथ ही साथ कैलकुलेट लाजमी करना है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होंगी वो सेव नहीं होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बाकी भी आप देख लें कि अगर आपके रिलेटेड हैं तो आप फाइल कर दें, अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो आप छोड़ दें। यहाँ पे लास्ट में बात करूँगा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन फीस होती है उसके
ऊपर जितना भी टैक्स पे किया है आपने वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, अगर मिसेस टैक्स पे कर रही है और वो अपनी इनकम में शो करा रही है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो हस्बैंड वो शो नहीं कराएगा। दोनों में से एक ने ही शो कराना है, दोनों ने शो नहीं कराना। अब आप जाके इसको कैलकुलेट कर लें। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टॉप साइड पे आपकी विद होल्डिंग टैक्स की एक पेमेंट बन के आ जाएगी कि आपने साल में इतना टैक्स पे किया है। अब ये जो टैक्स है ये आप रिफंड भी कर सकते हैं। मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि ये टैक्स कैसा है। कंप्यूटेशन में जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। इसमें आपकी पूरे साल की जो भी इनकम होती है या उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है उसकी सारी डिटेल आ जाती है। जैसे 2,02,000 आपने रेंट लिया, वो भी कैलकुलेट होके आ गया। 40,000 आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला, वो भी यहाँ पे आ गया जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इस तरह आपने जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से इनकम ली है वो भी कैलकुलेट होके आ गई इसके अंदर। और साथ में आपकी 70,000 प्लस 50,000 मिल के जो 1,20,000 बने हैं वो नॉर्मल इनकम आपकी कैलकुलेट होके वो भी आ गई है। अब लास्ट में आप देखें कि आपके पास 100 रुपए की एक अमाउंट आ रही है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि 2,02,000 जो हमने रेंटल इनकम ली है उसके ऊपर वाली इनकम के ऊपर टैक्स है जो 2,000 की पेमेंट है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके ऊपर हमारा 0.5% टैक्स बनता है। अगर ये पेमेंट 2 लाख है या 2 लाख से कम है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा। अब स्क्रॉल डाउन करता हूं, मैं इसको आपको एक और चीज़ दिखाता हूं कि आपने जो एडजस्टेबल टैक्सेस में पेमेंट पे की थी, टैक्सेस पे किए थे, वो विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गए हैं। अब लास्ट राइट साइड पे अगर आप कॉर्नर पे देखें तो आपकी ये सारी की सारी अमाउंट जो है ये रिफंडेबल इनकम टैक्स में आती है। इसमें क्या आ रहा है कि 31,900 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपए जो ऊपर आपके आ रहे हैं वो आपकी इसमें से माइनस हो जाएंगे। बाकी 31,900 रुपए आप रिफंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने प्रिंट कर लेना है। जितनी भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन है ये सारी पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट होके आ जाएगी। ये हमें मदद फराहम करेगी जब हम वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड होने दें इसको, कि आपने इसकी मदद से वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। फाइल डाउनलोड होके आ गई है। अब आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी जो हमने ऑलरेडी फाइल की है। तो इसकी मदद से हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में कौन सी पेमेंट कहाँ पे आएगी। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी इनकम है वो कैलकुलेट होके आ गई है। अब मैं दोबारा जाता हूँ उसी पेज के ऊपर एफबीआर के, उसमें मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है पर्सनल एक्सपेंसेस की, जो आपके पूरे साल में होते हैं वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, कि पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। इसकी भी ऑलरेडी मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट्स वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आपने अपनी इनकम शो करानी है कि आपके सोर्सेज क्या हैं जिसके ऊपर आपको इनकम आ रही है। तो सबसे पहले नॉर्मल टैक्सेबल इनकम कौन सी है हमारी, उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे कि उसी फाइल के ऊपर जाएंगे जो हमने डाउनलोड की थी। यहाँ पे जो टोटल इनकम आपकी बनी है ये नॉर्मल इनकम है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, नहीं तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद वापस मैं उसी फाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल इनकम टैक्स आ गई है। दूसरे नंबर पे है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करना। तो उसको आप यहाँ पे कैसे शो कराएंगे, तो सेम आप उसी फाइल पे जाएं। उसी फाइल में आपको ये वाली पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे देखें आपको एक पेमेंट आ रही है जो आपने रेंट रिसीव किया है 2,02,000, और दूसरी पेमेंट आ रही है 40 लाख जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये पेमेंट बनती है 2,42,000। अगर आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से।
अगर नॉर्मल है, थोड़ी है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके या फिर इसको कैलकुलेट करके इसको दोबारा वहाँ पे जाके आप लिख देंगे। ये पेमेंट आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं बनता। तो यहाँ पे जब जाके मैं लिखूंगा तो साथ ही साथ मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, ये मेरी जो पेमेंट है ये सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन रेमिटेंस। अगर आपके रिलेटिव, भाई, सिस्टर, ब्रदर्स, वाले साहब कोई भी कंट्री से बाहर रहते हैं, वो आपको पेमेंट सेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो पेमेंट है वो आपने यहाँ पे फॉरेन सोर्स में शो करानी है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस आई है। लेट सपोज आपको 10 लाख पेमेंट आई है, तो वो 10 लाख आपने यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई और भी पेमेंट्स आई हैं, लेट सपोज आपको इनहेरिटेंस में यानी विरासत में कोई पेमेंट मिली है या कोई पैसे मिले हैं, तो वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर उस पैसे का आपने कोई प्लॉट लिया है या कोई और चीज़ ली है, तो सेम पेमेंट आपने इनहेरिटेंस वाले कॉलम में शो कराने के बाद पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी आपने वही पेमेंट शो करानी है और डिक्लेयर करना है कि आपने इस पेमेंट का क्या लिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास गिफ्ट की ऑप्शन आती है। अगर आपको गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट आपको आपका सिर्फ वालिद दे सकता है, वालदा साहबा दे सकती है, हस्बैंड दे सकता है, औलाद दे सकती है, यानी कि ब्लड रिलेशन आपको गिफ्ट कर सकते हैं और कोई भी आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन गिफ्ट जो है आपने अकाउंट में लेना है, विदाउट अकाउंट गिफ्ट अलाउड नहीं है। तो जितनी भी डिटेल है वो आप देते जाएं, ये सारी की सारी आपकी पूरे साल के इनकम बन जाएगी कि आपको इनफ्लो कितना आया है। इस तरीके से आपके अगर कोई गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स हैं, अगर आपके बिजनेस में कुछ कैपिटल गेन्स मिले हैं आपको, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह वन बाय वन आप सारी की सारी डिटेल एक बार देख लें कि आपने कहाँ से पैसे लिए हैं, वो सारे आप यहाँ पे वन बाय वन ऐड करते जाएं। लास्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आउटफ्लो में आपके पास गिफ्ट आ रहा है और अदर्स आ रहे हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है या आपने कोई और पेमेंट यूजेज किए हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। एक बात याद रखिए, गिफ्ट आपने अकाउंट में देना है, प्लस अगर आप अपनी इनकम फाइल में आउटफ्लो में शो करा रहे हैं, तो जिसको आप दे रहे हैं उसने इनकम अपने इनफ्लो में शो करानी है कि उसको जो गिफ्ट मिला है इनफ्लो हुआ है उसका, आपका जो था वो आउटफ्लो था। ये सारी की सारी पेमेंट अब जो आपको मिली है, ये आपका इनफ्लो हो गया है। इसमें सिर्फ 20,000 आउटफ्लो हुए हैं, बाकी आपके इनकम अनरिकनसाइल्ड अमाउंट पड़ी है। इसका माइनस का मतलब यह है कि इसको आपने शो कराना है कि आपने एसेट्स लिए हैं या फिर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिए हैं। तो जो भी आपकी अमाउंट यूजेज है वो आपने यहाँ पे शो कराना है। तो ऊपर हमारे पास सबसे पहले हम जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में हमारे पास देखें 7001 से लेकर 7051 से लेकर 7076 तक इंडिविजुअल यहाँ पे टैब ऐड हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आप रेंट की अमाउंट, टैक्सेस की अमाउंट, व्हीकल की अमाउंट, ट्रैवलिंग की अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वाटर के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, अगर कोई और एसेट्स हैं या मेडिकल या एजुकेशनल क्लब या शादी ब्याह के जो भी अखराजात हुए हैं या फंक्शन किए हैं या ज़कात दी है आपने, तो वो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास डिटेल नहीं है, तो आप 7087 में जो भी ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे के सारे आपने एक टैब में लिख के उसको कैलकुलेट कर देने हैं। तो ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे जो आपने पूरे साल में किए थे। इसी तरीके से अगर आपके फैमिली मेंबर आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेट सपोज आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2,92,000 हुए हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें। और साथ में अगर आपके फैमिली मेंबर ने कोई कुछ कंट्रीब्यूशन की है, लेट सपोज किसी ने आपको 50,000 दिए हैं, तो वो आपके टोटल एक्सपेंसेस में से वो माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फैमिली मेंबर ने किए हैं। ये जो फाइल आप फाइल कर रहे हैं सिर्फ अपने बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी सिर्फ आपके लिहाज से होगी। बाकी जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो इसके अंदर आप ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके आपके खाते में नहीं जाएगी। तो ऊपर जाके देखें तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस में से माइनस होकर 2,42,000 आ गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पेमेंट में से डिटेक्ट हुए हैं।
तो ये थी पर्सनल एक्सपेंसेस जो आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है, उसमें कैसे आपने ट्रीटमेंट करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर आपने कोई लैंड ली है एग्रीकल्चर, तो उसको आप प्लस टैब पे क्लिक करके इसको ओपन कर लें। एग्रीकल्चर का आपने एड्रेस देना है जो आपने प्रॉपर्टी ली है, साथ में आपने डिटेल देनी है कि प्लॉट कितने मरले का है या एकड़ का है। डिटेल देने के बाद आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, उसके सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, बंदे का नाम भी लिख सकते हैं जिससे लिया है, और जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इंतकाल हो चुकी है उसकी टोटल पेमेंट जो आपने पे की है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है, तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से प्लस के टैब के ऊपर जाके 7002 में आपने लिख देना है। अगर आपने कुछ बिजनेस किया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई इक्विपमेंट्स लिए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई एनिमल्स लिए हैं तो उसकी पेमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे कि आपने ये वाले एनिमल लिए हैं, उसकी पेमेंट ये है। तो एनिमल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने पेमेंट लिखनी है। नेक्स्ट 7006, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी काफ़ी डिटेल आ जाती हैं। लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको कोई बिजनेस भी हो सकता है, आपके अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, या आप शेयर होल्डर हैं या आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जितने भी आपके यहाँ पे सोर्सेज हैं जिससे आपको पेमेंट आ रही है, या आपने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपने यहाँ पे शो करानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी एक साथ शो करा दें। आपने 7006 वाले कॉलम पे जाके यहाँ पे टैब एक्टिवेट करना है, अकाउंट नंबर देना है और अकाउंट की डिटेल देने के बाद इसको ऐड कर देना है। इसी तरीके से आप वन बाय वन जितने चाहें ऐड कर सकते हैं 7006 में। अगर आपके मल्टी सोर्सेज हैं, अगर आपने मल्टी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको ऐड करने के बाद आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं ताकि आपका डेटा सेव होता रहे। नेक्स्ट हमारे पास टैब आती है, अगर हम चाहें तो हम दोबारा भी 7006 को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप प्लस साइन पे जाएं, प्लस साइन पे जाने के बाद अगर आपके कोई शेयर होल्डर हैं या आपकी स्टॉक मार्केट्स में कोई इन्वेस्टमेंट है, या आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है फाइल के ऊपर जिसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो उसकी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है, कॉलोनी का नाम लिखना है, डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो आपने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की है पूरे साल की वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। 7007 में अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, उसकी डिटेल लिखें, एड्रेस लिखें, उसको एक्टिवेट कर लें और वो पेमेंट लिख दें। मोटर व्हीकल होगी या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आपने कोई कीमती सामान लिया है जैसे कि गोल्ड हो गया, तो वो गोल्ड यहाँ पे लिखें। जितना गोल्ड लिया है उसका वज़न लिखें, वज़न लिखने के बाद एक्टिवेट कर लें। ये आपका गोल्ड का कॉलम हो जाएगा कि आपने इस साल में ये वाली पेमेंट जो है, ये वाली जो पेमेंट आपने यूज़ की है, इसका आपने गोल्ड लिया है या आपने कोई कीमती सामान लिया है। हाउस होल्ड आइटम में अगर आपने कोई फर्नीचर लिया है या घर का कोई भी सामान लिया है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज 50,000 का आपने फर्नीचर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश इन हैंड। कैश नॉन बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पेमेंट जो कैश में पड़ी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर एसेट्स, अगर आपके कोई अदर एसेट्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने किसी और के नाम पे कुछ एसेट्स लिए हैं तो वो भी आप प्लस टैब के ऊपर जाके इसको ऐड कर सकते हैं कि आपने किसी और के नाम पे ये एसेट लिए हैं। इसी तरीके से साथ-साथ आप कैलकुलेट करते जाएँ। मेरे ख़्याल में ये जो भी मैं फ़ाइल कर रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, आई थिंक पूरे पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई है। इस तरीके से आपको आई थिंक कंप्लीटली समझ आ गई होगी। आपको जो है ना किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे सवाल-ओ-जवाब आपको यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे देखें अभी भी हमारे पास 3,55,000 की अमाउंट जो है वो बैलेंस में पड़ी है कि हम कोई एसेट भूल तो नहीं गए, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जाके मैं दोबारा वहाँ पे कोई एक टैब ऐड करके उसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी।
लेट सपोज आपने किसी के नाम पे कोई एसेट्स लिए हैं, तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे? प्लस साइन पे जाएं, उसकी आप डिटेल लिखें, CNIC नंबर लिखें, उसके बाद आपने जो भी लिया है सारी की सारी डिटेल इस कंटेंट में लिखने के बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये टैब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आपकी जो पेमेंट है 3,55,000 वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो इस तरह आपकी जो पेमेंट होगी, इनफ्लो आउटफ्लो वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और आप अपनी फाइल रिटर्न जमा कराने के काबिल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद दोबारा मैंने कैलकुलेट किया और रिकन्सलेशन में गया, तो यहाँ पे देखिए मेरी अमाउंट अब ज़ीरो हो चुकी है। ये था तरीका इनकम टैक्स फाइल करने का हाउस वाइफ की, कि एक हाउस वाइफ अपनी इनकम टैक्स फाइल किस तरीके से जमा कराए। इसके बाद आपने वेरीफाई पे जाना है। यहाँ पे आपको जो कोड मिला है आप उसको डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करा दें, तो ये आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में FBR से लेकर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।